हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं विवेक कुमार शर्मा केमिस्ट्री बेसिक की अगली क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे बोरबरी व्यवस्था, बोरबरी योजना, जिसको आज हम आगे टेबल के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। आइए अध्ययन करते हैं, जिसमें हमने नियम सारे पढ़ लिए थे और उन्हीं नियमों पर आधारित हम उदाहरणों को आज यहां समझते हैं। यहां मैंने तत्वों को लिया है और वो परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों को लिया है। परमाणु क्रमांक 1 से 30 तक के तत्वों को यहां पर मैंने लिया है। अब सबसे पहला जो तत्व आता है वो हाइड्रोजन। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक इसका 1। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं वो परमाणु संख्या से ही ज्ञात करते हैं। परमाणु संख्या पता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है। पीछे हमने सीखा था परमाणु संख्या Z बराबर P, यानी परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। उदासीन परमाणु के लिए हमने पढ़ा था जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या आ गई, परमाणु संख्या। यानी तत्व की परमाणु संख्या मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या, या इसी को कह देते हैं परमाणु क्रमांक। इसी को कह देते हैं परमाणु क्रमांक। मतलब परमाणु संख्या पता है या परमाणु क्रमांक पता है तो उस तत्व के परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो जाती है। तो उसी आधार पर अब हम समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो K कोष में भरा है। अगला हीलियम परमाणु क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन K कोष में भर जाएंगे। इसी प्रकार लिथियम परमाणु क्रमांक 3, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 3 हो जाएगी। अब इन 3 इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे भरेंगे, देखो यहां K कोष की अधिकतम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉनों की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन जो बचेगा 3 में से वो अगले कोष, अगली कक्षा L में जाएगा, तो इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन 1। यहां बेरिलियम परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4। यहां पहले 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन भरे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हमने अगले कोष, अगली कक्षा L में भरे, तो यहां L में 2 और पहली कक्षा K में भी 2। बोरॉन परमाणु क्रमांक 5, फिर 5 ही इलेक्ट्रॉन K कोष में, 2 बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन हमने L कोष में भर दिए। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हो जाएंगे, 6। अब 6 में से पहले कितने भरे जा सकते हैं, पहले कोष में मैक्सिमम अधिकतम 2 ही भरे जा सकते हैं। पीछे इलेक्ट्रॉन बचते हैं कितने, 6 में से 2 कितने बच गए, 4, और 4 हम L कोष में भर देंगे। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, वही उसी प्रकार पहले कोष में 2 यानी K कोष में 2, फिर बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन हम L कोष में भर सकते हैं। इसके बाद फ्लोरीन परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 9। यहां पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन L कोष में भर सकते हैं। ऐसे ही नियोन परमाणु क्रमांक 10, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे, फिर L कोष में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो यहां हमने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब आता है सोडियम। सोडियम को समझो, सोडियम परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। जैसे मैं पिछली कक्षा में सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना बता चुका हूं, उसी प्रकार यहाँ K में पहले 2, फिर L में 8 यहां, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, 10 में से 1 बचता है तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में चला जाएगा।
अब यहां मैंने आपको बात समझाई थी और समझ भी पा रहे होगे आप इस बात को, यहां समझ पा रहे होगे कि यहां जो मैं समझा रहा था, यहां देखो सोडियम को जो हमने लिखा, और हालांकि मैंने समझा दिया है पीछे, दोबारा से मैं एक बार और बताऊं तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनों को जो भर रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10 है। तो इसका जो हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं वो KLM। तो देखो K में दो तो भरेंगे क्योंकि इसकी जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता 2 ही है, L 8, अधिकतम क्षमता 8 ही है, तो अधिकतम क्षमता से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते, तो क्या आएंगे यहाँ 8। फिर अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा 11वां, वो किस में चला जाएगा? M में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको समझा। वापस समझते हैं। यहां वो आ रहा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में देखो परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12। तो इस तरीके से हमने 2, 8 और अंतिम कोष में कितने भर दिए? देखो K में 2, L में 8, अगले में 2 जाएंगे। ऐसे एल्युमिनियम में भी 2, 8 पर 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया एल्युमिनियम के अंदर मैग्नीशियम की तुलना में, तो हमने यहाँ 2 की जगह कितने भरे? 3 इलेक्ट्रॉन भरे। इसी प्रकार अब हम एल्युमिनियम के बाद वाले तत्वों की बात करें, सिलिकॉन, परमाणु क्रमांक 14, फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 14, और हमने यहाँ K कोष में 2, L कोष में 8, M कोष में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ऐसे ही फास्फोरस में इसी प्रकार हमने सल्फर में यही क्रम, क्लोरीन में भी इसी के अनुसार, और आर्गन में भी इसी के अनुसार। तो देखो यहां मैं समझा दूं थोड़ा सा आपको, यहां जैसे हमने इसके बाद वाले आर्गन की बात की, आर्गन 18, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का लिखें, क्या आएगा? पहले 2 भरेंगे, अगले कोष L में 8, फिर कितने भरे गए? 8, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहां देख रहे हो कि इसके अंतिम कोष पे, अंतिम जो कोष है उसमें अष्टक पूर्ण है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसका अष्टक क्या है? पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है इसका, और इसीलिए इसको कहा जाता है क्या? निष्क्रिय गैस। इसलिए इसको कहा जाता है निष्क्रिय गैस। इस प्रकार हम समझ पा रहे हैं, और यहां जो मेरा इस टॉपिक को लेने का तात्पर्य था ही यही कि हम ये समझ पाए कि तत्व के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम क्या क्या जानकारियां ले सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें आना चाहिए। इसके बाद पोटेशियम का केस मैं समझा चुका हूं आपको, कैल्शियम का केस मैं यहां समझा चुका हूं। देखो दोबारा से एक बार और यहां समझते हैं। पोटेशियम का केस और कैल्शियम का केस दोनों को समझते हैं, और मैं समझा चुका हूं वैसे आपको, यहां 19 और यहां 20। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इलेक्ट्रॉन 19, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखें KLM और मैं L लिखूं, तो इसके K कोष में पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, L कोष में 8 भर लेंगे, क्योंकि क्षमता इसकी कितनी है? 8 ही है। अब यहां पर इसकी क्षमता वैसे 18 है। M में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां अगर मैं यहां सीधे 9 भरता हूं, मैं समझा चुका हूं इस बात को, सीधे कितने भरता हूं? 9। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन यहां भरना गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो यहां 9 नहीं भरे जाएंगे, और यहां फिर इलेक्ट्रॉन कितने लेके चलेंगे हम?
कितने इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे यहां पर हम, और वो इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे हम यहां पर 8 भरेंगे। इसके बाद जो अगला बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो इसमें जाएगा। यही चीज इसी प्रकार यहां लागू होने वाली है। 20, यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यहां 8, तो यहां भी पीछे 10 बच रहे थे, तो 10 ना भर के हम पहले कितने भरेंगे, 8, उसके बाद कितने भरेंगे, 2। तो ये यहां पर देखो दिया गया है, जिसको हम यहां समझ रहे हैं। अब यहां से आगे जो रूल होता है, यहां से जो स्कैंडियम से लेकर, ये स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और आगे के जितने भी तत्व हैं, परमाणु संख्या 21 से लेकर के, और आगे भी दे रखे हैं हमने परमाणु संख्या कितनी है, देखो 21 से लेकर के 30 तक के केस को हम रूल नंबर 4 के आधार पर समझते हैं। इसमें हमने एक रूल नंबर 4 लिया है, उसको हम एक बार दोबारा यहां ध्यान से समझते हैं। देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आता है, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां बिल्कुल सिंपल वे में बात कही गई है। इस नियम को चाहे कैसे भी समझो, ठीक है, वो तरीका यही है, ठीक है। अब देखो यहां लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको समझा इसी प्रकार से जाता है। देखो ये मूल रूप से किस पर लागू होता है, डी ब्लॉक तत्वों पर। तो डी ब्लॉक तत्वों की बात करें, जो डी ब्लॉक तत्व हमारी आवर्त सारणी में वर्ग संख्या आगे चल के बताएंगे 3 से लेकर के 12 तक के तत्व हैं, ठीक है, जिन्हें आगे चल के आपको बताया जाएगा। जब हम आवर्त सारणी का अध्ययन करेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो आपको यहां बताया जाएगा आवर्त सारणी में कि देखो हमारी पूरी आवर्त सारणी के जितने तत्व हैं, उन तत्वों को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। 4 ब्लॉक बनाए गए हैं, 4 ब्लॉक बनाए गए, 4 ब्लॉक बनाए गए। और ये 4 ब्लॉक कौन से हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक, ठीक है। अब यहां आवर्त सारणी जब पढ़ोगे तो आपका क्लियर होगा। वर्ग संख्या 1 से लेकर के 2, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12, वर्ग संख्या 3 से लेकर के 18, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये आपका यहां हो गया एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये डी ब्लॉक। और ये इधर जो आपके हैं लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड तत्व, ये ए ब्लॉक तत्व हैं। यहाँ 2 श्रेणियां हैं, 14 तत्व हैं, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। यहाँ इतना समझते हैं कि डी ब्लॉक तत्व क्या है। तो आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 3 से लेकर के 12 तक के तत्व हैं, वो डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम आगे समझें। डी ब्लॉक तत्वों की जो विशेषता रहेगी वो आगे चल के यहाँ हम अध्ययन करेंगे भी, जब आवर्त सारणी वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ केवल इतना ही समझना है, जो नियम था हमारा उसके आधार पर समझना है। देखो नियम ये कहता है कि जो चौथा नियम है वो ये था कि अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, और इससे पहले कोष में कितने, 9 इलेक्ट्रॉन, या इसको कहूं मैं 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन की बात करें, कब भर सकते हैं, तभी भर सकते हैं जब बाहर से कौन सा कोष, तीसरा कोष क्या हो जाए, 2n² के अनुसार पूर्ण हो जाए। अनुसार क्या हो, पूर्ण हो। इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं। देखो कैसे,
2n स्क्वायर के अनुसार पूर्ण हो। अब ये बात आपको यहाँ समझनी, जैसे स्कैंडियम का केस ले, मैंने लिया था और आपको समझाया था स्कैंडियम का केस अगर लें, स्कैंडियम देखो 21, अब इसका के एल एम एन ये हम ले रहे थे, तो के में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2, एल में मैं कितने भर सकता हूं 8, ठीक है। अब जैसे हम पोटेशियम कैल्शियम को लें उसके आधार पर भी थोड़ा है कंपैरिजन करके देख लें, और उसी के आधार पर हम थोड़ा यहाँ इसको अलग तरीके से समझेंगे इस नियम के आधार पर। देखो पोटेशियम का केस था 2881 के एल एम एन, ये केस था पोटेशियम का केस, ये था। अब अगर इसी के आधार पर यहां 19 है और यहां कितने, और कैल्शियम का केस देखो ये था 2882, ठीक है, ये केस था। तो यहां पर देखो अगर इसके आधार पर हम चलते हैं तो हम यहां गलती कर जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ अलग होना है, हमें यहां समझना है। देखो इसके आधार पर चलते हैं तो ये होने वाला है 2 8 और ये 3, अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये होने वाला है, लेकिन ये क्या हो गया गलत। अब क्यों गलत हुआ, क्या सही करना है वो हम यहां समझते हैं, ठीक है। ये गलत क्यों हुआ उसको हम यहां समझ लेते हैं, ये गलत क्यों हुआ उसको हम यहां समझ लेते हैं। देखो यहां ये बात कही गई है कि देखो यहां पर हम 9 8 से अधिक या हम 9 से अधिक की बात करेंगे, 9 से क्या है अधिक की बात करेंगे, ये बात यहां हो रही है। तो फिर वही चीज यहां पर है, यहां कब भर सकते हैं जब बाहर से तीसरा कोष पूर्ण, अब तीसरा कोष कौन सा है एल है, और ये यहां पूर्ण है, तो हम यहां पर कितने भर सकते हैं अब 9, और यहां पर कितने भरे जाएंगे 2। अब एक बात और, इसको हम अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे जिसमें हम एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो वहां हम समझेंगे कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें आने वाला नया इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी में भरा जाता है, और डी आंतरिक होता है, और ये 3D श्रेणी का है। स्कैंडियम किसका है 3D श्रेणी का है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे डी में भरे जाएंगे, किस में भरे जाएंगे डी के अंदर भरे जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसके बाद बाहर कौन सा है 4s, तो अगर इसका स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है 3D1 क्या लिखते हैं 4s2 लिखते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें और भी आगे लिखते हैं, ऐसे ही हम स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम भरेंगे तो 3D2 क्या लिखेंगे 4s2, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ वही चीज यहाँ पर है। अब ये क्रम है तब तक चलेगा जब तक कि इस एम में पूर्ण इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, यानी पूरे 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, तब तक हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और बाहर कोष को नहीं भरेंगे। यानी पहले अंदर के कोष पूर्ण होते जाएंगे, उसके बाद जब अंदर के पूर्ण हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉन अगले कोष में ज्यादा भरे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही केस यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम इसकी बात करें, ऐसे ही हम टाइटेनियम की बात करें तो इसमें भी कितना है 2 फिर 8, अब यहाँ कितने हो गए 10, और कितने भर सकते हैं 2। तो यही चीज मैंने टेबल के अंदर दिखाई है, यही चीज मैंने टेबल में समझाई है, और वही हम यहां पर टेबल में समझ रहे हैं। देखो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई हमने ऐसा क्यों किया, अंदर वाले कोष में बाहर वाले की तुलना में अंदर वाले कोष में हमने 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किए, ठीक है। ये किस आधार पर संभव हो पाया, इस आधार पर संभव हो पाया कि जो बाहर से तीसरा वाला कोष है वो क्या हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा, तब इसमें हम इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 से अधिक भरना प्रारंभ कर देते हैं, और तब तक भरते हैं कि जब तक ये हमारा एम कोष पूर्ण नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम अगले कोष में इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर देखो ध्यान से, वेनेडियम तक तो सही है, वेनेडियम तक तो हम देख रहे हैं सही है, वेनेडियम तक तो यहां पर सही है, ठीक है। जो यहां पर भरा है देखो 2 8, यहां पर 11, फिर यहां पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब केस आया कौन सा, क्रोमियम का केस आया। क्रोमियम के केस को मैं यहां समझा रहा हूं आपको, क्रोमियम में ऐसा क्यों हुआ उसको हम लेते हैं। क्रोमियम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 24, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है इसमें 24, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं ये अब आपको याद आ जाना चाहिए परमाणु संख्या लिखते ही, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन नंबर रहे थे KLMN, कितने हैं 2, यहां कितने हैं 8, यहां इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे वो देखो, यहां भरे जाने चाहिए थे 2, बाहर वाले में 2। देखो जो हमारे 21 से 30 तक वाला केस है
वहां बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। हम यही देख रहे हैं, स्कैंडियम से आगे बढ़े, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब। ठीक है, तो अब इसमें यहां इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाने चाहिए थे वो समझो। देखो यहाँ कितने हैं, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहीं से देखो समझ जाओ कितने हो गए, ये हो गए हमारे 12। तो यहाँ कितने भरे जाने चाहिए थे, 12 भरे जाने चाहिए थे। ठीक है, कितने भरे जाने चाहिए थे, 12 भरे जाने चाहिए थे। तो अब यहां पर जो दिखाया गया है वो समझो, 13 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। इस टेबल में जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं वो 13 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये देखो यहां पर इसमें कितने दिखाए गए हैं, ये 13 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। बाहर 2 ना भर के हमने क्या भरा है, 1। इसको समझें, जो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं इसको समझते हैं यहां। तो अब इसका ये तो हो गया कौन सा, गलत। तो सही क्या है, सही ये है, सही ये है 2, 8, 13, 1। ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यहां क्रोमियम का CD5 4s1 होता है, CD5 4s1 होता है। ठीक है, अब यहां जो बात है वो आपको आगे चल के समझ में आएगी कि जो डी का केस होता है वहां पर अर्ध पूरित और पूर्ण पूरित, अगर डी कक्षक हैं तो ये कौन से होते हैं, स्थायी कक्षक होते हैं। इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। ऊर्जा कम हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले में भरा जाता है। ये आपबाउ सिद्धांत से हम समझेंगे। इसीलिए क्या होता है कि वैसे क्रोमियम CD4 4s2 लिखा जाना चाहिए। अब क्योंकि ये D4 D5 में आसानी से परिवर्तित हो सकता है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसमें भरा जाता है, डी में। और ऐसा होने से फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास CD5 4s1 हो जाता है। और इनकी ये इलेक्ट्रॉन इससे इसमें कैसे पहले भरा गया, वो इसलिए भरा गया क्योंकि इनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर भी नहीं होता है। इसीलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जो 4s का इलेक्ट्रॉन होता है वो डी में आ जाता है। ठीक है, और ये D5 की स्थिति में आ जाता है तो फिर 4s में 1 ही भरा जाएगा और इसमें आपके डी में 5। जैसा ये हम यहां पर करेंगे तो फिर यहां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2 में से क्या हुआ, इधर चला गया। ठीक है, और ये वाला केस आ गया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा इसमें भर गया, तो ये 13 हो गया। ठीक है, तो ये अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त करने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज हम यहां पर समझ पाए। यही केस किसमें समझेंगे आगे चल के, कॉपर का केस आएगा। कौन सा आएगा, कॉपर का केस आएगा 29। तो उसमें भी हम इसी तरीके से देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 29, यही समझा देता हूं। तो इसमें भी हम वही करेंगे 2, 8 और यहां पर आएगा 8। अब देखो यहां कितना भरा जाना चाहिए, समझ जाओ आप, 2। अब यहां कितने हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सारे, देखो 10 और 2 कितने हो गए 12। 29 के लिए कितने चाहिए भाई, यहां पर देखो 29 होना है तो यहां कितने हो गए, ये 10 और 2 12। वे कितने भरे जाने चाहिए थे, यहाँ 17। कितने भरे जाने चाहिए थे, 17। तो अब यहां भी ये चीज क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखा जाएगा, कॉपर के केस में भी क्या लिखा जाएगा, 2, 8 क्या लिखेंगे 18 और क्या होगा 1। ठीक है, इसमें भी कॉपर के केस में भी यही होता है, यही। यहां पर देखो इसका वैसे 3D9 4s2 लिखा जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये D10 में कन्वर्ट हो सकता है, तो हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करते ही ये क्या हो जाता है, पूर्ण पूरित हो जाता है। यहाँ अर्धपूर्ण है, ये कैसा है, अर्धपूर्ण हुआ। और यहां पर क्या हो जाएगा, पूर्ण भरा हुआ। तो ये 3D10 और क्या हो जाएगा 4s1 हो जाएगा। और इस कारण इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां प्रवेश कर जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण पूरित होने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा 4s से इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण पूरित हो जाएगा और अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखा गया है। ठीक है।
अब ये वाला यहां देखो समझो, इसलिए यहां पर ऐसा लिखा गया। निकिल में वही केस चल रहा है, कॉपर में जो मैंने आपको समझा दिया, देखो ये केस आया, कितने आए 18, और जिंक में ये केस है, ठीक है 18, ठीक है, जिंक में ये कंप्लीट फिल हो गया। और इस तरीके से अब देखो यहां पर जैसे ये एम कोस पूर्ण भर गया, अब 18, अब इसके बाद अगर बारी आए किसकी, आगे कौन सा आता है गैलियम, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 31, परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी 31, कितनी होगी परमाणु संख्या 31 होगी, 31। तो फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे देखो 2, 8, 18 और कितने भरेंगे फिर यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने भरेंगे 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से ये देखो यहां पर 2 से अधिक, 2 से अधिक, तीसरा कोष ये रहा क्या है पूर्ण है, ठीक है, और इसके पहले वाला भी कोष क्या हो गया पूर्ण हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसकी क्षमता मैक्सिमम कितनी थी 18 ही तो थी, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये केस आ गया। तो दोनों नियम मैंने एक साथ इसमें जो समझाए थे आपको वो आप समझ गए होंगे, यहां जो दोनों नियम मैंने एक साथ लिए थे वो आप समझ गए होंगे यहां बात को, कि यहां 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब बाहर से तीसरी में क्या है 2n² के अनुसार अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और दोनों केस एक साथ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो भी यही केस लागू हो रहा था। तो इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से तत्व के बारे में क्या क्या जानकारी ले सकते हैं वो हम समझें। यहां एक बार देखो, अगर मैंने यहां लिखा सोडियम तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था 281, ठीक है। अब इसके अंतिम कोष देखो, पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जो प्रमुख जानकारी हमें मिलती है वो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन की मिलती है, और यहां अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है 8, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें किसकी कार्बन की बात करें तो कार्बन सोडियम 11 और कार्बन कितना था 6, इसका लिखा 2,4, इसके भी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहां अंतिम कोष में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष को पहले यही समझा अंतिम कोष क्या होता है, इसको मैं पीछे जानकारी दे चुका हूं, क्या कहा जाता है संयोजी के कोष, या इसको संयोजकता कोष कहते हैं, क्या कहते हैं इसको संयोजकता कोष कहते हैं, ठीक है। और संयोजकता कोष या संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब बस बोरबरी व्यवस्था को आपको समझाने का एक ही उद्देश्य था, यहां जो मूल रूप से जब तक हम 11वीं कक्षा में आवर्त सारणी वाला चैप्टर, परमाणु संरचना वाला चैप्टर नहीं समझेंगे, उससे पहले कुछ बातें आएंगी, ठीक है। तो उन बातों को हम बोरबरी व्यवस्था के आधार पर अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई यहां पर ऐसा क्या हो रहा है, क्या चेंज आ रहा है, ये सब हम किसके आधार पर समझेंगे बोरबरी व्यवस्था के अनुसार समझेंगे। जैसे बात आएगी भी इसके संयोजी कोष में इतने इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता ये होती है, तो संयोजकता की जानकारी हम अगली क्लास में लेंगे, कल हम संयोजकता के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और इसी का सहारा लेते हुए हम तत्वों की संयोजकता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये हम अब अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।